एज वी हैव इनिशियली डिस्कस्ड कि हमारे पूरे ट्रांजैक्शन में तीन चीजें होंगी, एक होगा कॉस्ट प्राइस, दूसरा होगा सेलिंग प्राइस और बीच में एक और प्राइस होगा जो कि होगा मार्क्ड प्राइस या एमआरपी या जो भी आप इसे कहना चाहें। तीन चीजें, एक कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से जिसपे उसने उस आर्टिकल को खरीदा, मार्क्ड प्राइस जिसपे वो बेचने में इंटरेस्टेड है, वो प्राइस जो वो बेचना चाह रहा है, फाइनली डील जिस भी प्राइस पे क्लोज होगी, फाइनली वो आर्टिकल जितने भी पैसों में बिकेगा दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। Marked price has no role to play in between these two things. Coming back to my explanation, let's understand marked price का रोल क्या होता है through this example. ये क्वेश्चन कहता है, प्लीज ध्यान से समझिए, that आदित्य marks up his goods by 27.27%. इसका ये मतलब है कि आदित्य ने अपने आर्टिकल का या गुड्स का प्राइस 27.27% से इंक्रीज कर दिया है, ऑल्दो ये उसको नोन है। फिर वो क्या करता है, देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8.33%, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट ही डज इज उसके गुड्स पे उसको कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा विच वी डोंट नो येट, बट वो इस कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर देता है और उसको कुछ लिख के मार्क प्राइस लिख देता है, मतलब ही इज सेलिंग इट एट सम अदर प्राइस, बट पहले वो लिख देता है कि मैं आपको इस किसी प्राइस पे बेच रहा हूँ, बट हालांकि इस मार्क प्राइस पे ही ऑफर्स अ डिस्काउंट एज वेल, सो फाइनली ही गिव्स अ डिस्काउंटेड प्राइस और फाइनली दिस प्राइस आल्सो बिकम्स द सेलिंग प्राइस। तीन चीजें हो रही हैं, पहले क्या, उसका जो भी कॉस्ट प्राइस उसको रखा होगा या पड़ा होगा जिस गुड्स की वो कॉस्ट है, उसको वो 27.27% से इंक्रीज करता है और यहाँ वो लिख देता है कि ये उसका मार्क्ड प्राइस है, इतने में वो बेचने में इंटरेस्टेड है। हालांकि इस मार्क्ड प्राइस पे वो डिस्काउंट ऑफर करता है। कितना डिस्काउंट ऑफर करता है, वो कहता है कि मैं आपको 8.33% का डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब जो भी मेरा एमआरपी है उस पर आपको 8.33% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कहानी ओवरऑल जो ये हो रही है, इसमें फाइनली आदित्य ही गोइंग थ्रू अ प्रॉफिट और अ लॉस, और वो प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंटेज का है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू इवैल्यूएट। आई होप अब तक आपने परसेंटेज को समझने के बाद ये तो इवैल्यूएट कर लिया होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता कि 27.27 माइनस 8.33 और जो भी वो ट्रांजेक्शन फाइनली हो रहा है वो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आई होप ये बातें सबको समझ आती हैं कि 27.27 का परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है और 8.33% का फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है। जल्दी से 27.27 मुझे नहीं पता तो मैं एक काम करता हूं, क्या मुझे 9.09% का फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है, दैट आई क्लियरली नो इज हाउ मच 1/11, और अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27.27 दैट विल बी 3/11। मार्क अप प्राइस करना मतलब जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा 11 उसको 3 से इंक्रीज कर दूंगा, विच विल बी इक्विवेलेंट टू इंक्रीज माय कॉस्ट प्राइस और द मार्क प्राइस बाय 27.27%। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 11 रहा था तो मार्क प्राइस को मैंने 11 पे 3 का इंक्रीमेंट यानी कितना बना दिया, 14, राइट। नाउ व्हाट ही डज नेक्स्ट इज, वो कहता है कि जो भी आपको मैं मार्क प्राइस ऑफर कर रहा हूं उस पे 8.33% का डिस्काउंट है। अच्छा, कैन यू क्रैक 8.33% का फ्रैक्शन कन्वर्जन? आई होप यू नो इट दैट इट इज क्लियरली 1/12। यानी वो ये कह रहा है कि अगर ये आर्टिकल आपको 12 रुपए का पड़ रहा है तो मैं आपको इस पे 1 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, विच इज इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट गिवन एज 8.33%। मतलब हैड दिस आर्टिकल बीन कॉस्टिंग यू 12 रुपीज, जो इस वाले स्केल पे 14 का है, हम कॉमन स्केलिंग करके सेम स्केल पे ले आएंगे तो इस पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट, एंड फाइनली ही हैपेंस टू सेल द आर्टिकल एट 11 रुपीज, जिसकी मुझे स्केलिंग करना बाकी है। अच्छा, स्केलिंग करते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मुझे 12 और 14 में एक HCF दिखता है। HCF 1 से ज्यादा बड़ा कोई नंबर दिखे तो आप इसे सीधे मल्टीप्लाई करना अवॉइड करें। आंसर गलत नहीं आएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ऐसा करने से। कैसे, 12 में आई कैन क्लियरली सी 2 into 6 और 14 को आई कैन क्लियरली सी एज 2 into 7। ये 2 और 2 अवॉइड करें, सीधे नीचे वाली सारी वैल्यूज को 7 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर वाली सारी वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई करें। क्या फायदा होगा समझेंगे। 6 से इधर मल्टीप्लाई किया 11, कितना हो जाएगा क्लास, 6 into 11 is 66, 7 into 11 कितना हो जाएगा 77। हालांकि बीच वाली वैल्यू मेरे लिए मैटर नहीं करती, आप चाहते तो कर लेते, बट फाइनली मुझे बस इतना पता करना था कि कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। हालांकि 67 और 77 को भी आप रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल कैन सी 67 और 77 क्लियरली, 67 11 का 6 टाइम्स और 77 11 का 7 टाइम्स।
इन शॉर्ट ये कैलकुलेशन ऐसी है, जो भी बीच में ट्रांजैक्शन हुआ आई डोंट नो, उसने मार्क प्राइस कितने परसेंटेज से बढ़ाया, डिस्काउंट कितने परसेंटेज का दिया, सारी कैलकुलेशन हटा दी जाए तो अल्टीमेटली सिंपल टर्म्स में जो मुझे कैलकुलेशन क्रैक होती हुई दिख रही है वो ऐसी कि अगर आर्टिकल या गुड्स का कॉस्ट प्राइस आदित्य को 6 रुपए का पड़ता था तो फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल दीज ऑपरेशंस ही इज सेलिंग दैट गुड्स और आर्टिकल एट 7 रुपी। इन शॉर्ट 6 रुपए की चीज 7 रुपए में बेचना, ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी on what base or what cost price at clearly 6 rupees का cost price, और 1/6 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, is clearly equivalent to 16.67% का equivalent profit, and that should be your answer. I hope you are realizing how can you visualize these things, how can you convert these percentages into ratios, how can you increase these percentages and do all these operations, and this is scaling as well. Let's understand mark price और discount price, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब डिटेल में एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है that a 25% discount offer results into a saving of ₹13, then you are asked to find the selling price of the article. मुझे नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना है, बट अभी पिक्चर में जो दो चीजें हैं वो है मार्क प्राइस और फाइनली डिस्काउंटेड प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, जो कि अभी दोनों सेम है। मार्क प्राइस क्या था नहीं पता, डिस्काउंटेड प्राइस क्या था नहीं पता, बट फाइनली ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 25% का डिस्काउंट है, और 25% का डिस्काउंट आप किस पे देंगे? ऑब्वियसली आप कॉस्ट प्राइस पे नहीं देंगे। अगर आप एक समझदार शॉपकीपर हैं ऑब्वियसली आप कॉस्ट प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे, दैट विल फाइनली कंसिडर्ड टू बी अ लॉस। सो पहले आप अपने कॉस्ट प्राइस को किसी एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज करेंगे और फिर उस मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देंगे, विच विल इवेंचुअली बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस, and that's how you'll make profit in your business, right? Now see वो क्या करता है, वो मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है। अगेन डू आई नो कि 25% का फ्रैक्शन कन्वर्जन इज 1/4, यानी अगर कोई चीज 4 रुपए की है तो आप उसे 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे, मतलब 4 रुपए की चीज विल कॉस्ट समबडी 3 रुपीज, क्योंकि आपने 25% यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अब वो क्या कहता है, आफ्टर गिविंग दैट डिस्काउंट that this discount results into a saving of ₹13, मतलब ये चीज जितने की भी रुपए की थी मुझे नहीं पता, बट ये डिस्काउंट देने के बाद ये शॉपकीपर नहीं, ये परचेसर, ये कंज्यूमर 13 रुपए ये बचा लेता है, ये 13 रुपए की बचत करता है। ध्यान से देखिएगा ऑन रेशियो स्केल 4 रुपए की चीज 3 रुपए में मिल रही है, मतलब मैं सेविंग कितने की कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ सेविंग ऑफ 1 रुपी which is happening on ratio scale. Actual scale पे saving किसके equivalent है? This is clearly equal to 13 rupees, which means हमारा multiplying factor कितना हुआ? 13 rupees. पूछा क्या गया है? जल्दी से देखिए. Finally they are asking that the selling price of the article is how much? This here is 3 is equal to the selling price. 3 into 13 should be how much? 39. So 39 rupees actually उसका selling price रहा होगा. Let's read this question and understand it. The question reads as Deepika traders sold 1/3 of their stock at a profit percentage of 10% and the rest at a profit percentage of 25%. Then they are asking you their overall final percentage, profit percentage. कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, that Deepika Traders is doing business into different profit percentages. मतलब उनके पास ओवरऑल पूरा स्टॉक है और उस पूरे स्टॉक का जो 1/3 ऑफ देयर स्टॉक दे आर selling it at 10% profit, और जो बचा हुआ उनका स्टॉक है that stock they happen to sell at 25% का प्रॉफिट। तो ओवरऑल ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो 1/3 इन्होंने कुछ परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचा है, बचा हुआ कुछ अलग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे बेचा है, तो ओवरऑल अगर मैं पूरा ओवरऑल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूं तो क्या रहा होगा, दैट हैज बीन आस्क्ड। क्वेश्चन को समझते हैं। Deepika Traders is doing something, they are doing trade into 2 terms. एक तो उनका पूरा स्टॉक है which I don't know, but उनका जो 1/3 स्टॉक है that they happen to sell at 10% profit, so इस 1/3 स्टॉक को they are selling at 10% profit. अब अच्छा, अगर 1/3 स्टॉक है तो बचा हुआ कितना स्टॉक होगा? 2/3. I need not tell you 1 - 1/3 is 2/3. अच्छा, इसी चीज को अभी हम रेशियोज पे भी विजुलाइज करेंगे, है ना। एंड दिस 2/3 they happen to sell at how much profit? 25% profit. थोड़ा सा यहाँ पे मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली एवरीवन। सी, अगर दीपिका ट्रेडर्स के पास ओवरऑल स्टॉक है 3 यूनिट्स, अगेन दिस इज आई एम अज्यूमिंग ऑन रेशियो स्केल, है ना। तो जो 10% के प्रॉफिट में उन्होंने स्टॉक सेल किया है वो कितना यूनिट सेल किया है? 1 यूनिट। और जो 25% के प्रॉफिट पे उन्होंने स्टॉक सेल किया है वो कितना यूनिट किया है? 2 यूनिट। So out of these 3 units,
10% के प्रॉफिट पे 1 यूनिट सेल हुई है और 25% के प्रॉफिट पे 2 यूनिट सेल हुई है ना? ध्यान से सुनिएगा। कैन आई से 10% into 1 plus 25% into 2 divided by 2 plus 1 will be their overall profit percentage. Now there what I have done actually is a concept which we'll learn in the chapter weighted averages. Now what is weighted averages? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर किसी एक certain quantity पे कुछ एक certain profit earn किया जाए, वहीं दूसरी कुछ certain या specific quantity पे कुछ और profit earn किया जाए, तो जो overall profit होगा वो कैसे calculate किया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। The profit earned into its weight, its involvement, plus the other profit earned into its involvement or its weight divided by the total weight. इसको थोड़ा सा एक अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए देयर आर टू वेराइटी ऑफ थिंग्स आई एम डीलिंग विद। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लास, है ना, देयर इज अ स्कूल। लेट्स से स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं और स्कूल में कुछ टीचर्स हैं, है ना। स्कूल में लेट्स से स्टूडेंट्स का एवरेज एज जो है लेट्स से इज समवेयर अराउंड 20। हाउएवर स्कूल में जो टीचर्स का एवरेज एज है लेट्स कॉल इट समवेयर अराउंड 35। अच्छा, स्कूल में जो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दे आर लेट्स से 1000 और जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं लेट मी अज्यूम दे आर समवेयर अराउंड 40। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 है और टीचर्स का एवरेज एज 35 है, सो इस पूरे ओवरऑल स्कूल के स्टाफ की इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स मतलब उस स्कूल की पॉपुलेशन की एवरेज एज क्या रही होगी? तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए 20 plus 35 divided by 2. What you have done here is you have figured out average of averages, which you don't do in this manner. Here the concept of weighted average gets introduced. कैसे? प्लीज ध्यान से समझिएगा। This 20 is the average age of students. अगर एक स्टूडेंट की एवरेज एज 20 है तो ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स की एजेस का सम कितना होगा? 20 into 1000. That will be what? This 20 into 1000. प्लस अगर एक टीचर की ऑन एन एवरेज एज है 35 तो सारे 40 टीचर्स की एजेस का सम कितना होगा? That will be 35 into 40. और ओवरऑल अगर मुझे एवरेज पता करना है उस पूरे स्कूल की पॉपुलेशन का, तो मैं उस स्कूल की पॉपुलेशन से उस टोटल सम को डिवाइड करूंगा इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द एवरेज, व्हिच विल बी व्हाट? 1000 तो बच्चे और 40 टीचर्स, तो टोटल ओवरऑल स्कूल की पॉपुलेशन कितनी है? 1000 प्लस 40। ऑल्दो ये कैलकुलेट करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है इस एवरेज वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझना। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, वो कहता है कि जो भी एवरेज जितनी क्वांटिटी में मौजूद है उसका उतना इफेक्ट मेजर होना जरूरी है। सिमिलरली जो भी एवरेज जितनी क्वांटिटी में मौजूद है उसका उतना वेट मेजर होना जरूरी है, डिवाइडेड बाय देयर टोटल वेट। क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस इतनी है, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है 25% का, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कम है। सो मुझे जरूरी है कि मैं इस 25% का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उतना क्वांटिटी में मेजर करूं। सिमिलरली है 10% का इन्वॉल्वमेंट कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस टू, और इसकी इतनी क्वांटिटी इतने रेशो में इसका मेजर होना जरूरी है, राइट। यहाँ पे चूंकि 35 एवरेज एज वाले सिर्फ 40 लोग थे और 20 एवरेज एज वाले 1000 लोग थे, तो इनका ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। इसीलिए जो इनका ओवरऑल फाइनल एवरेज आएगा ना, उस एवरेज का इंक्लिनेशन 20 की तरफ ज्यादा होगा बजाय 35 के। ऑल्दो दिस इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट यहाँ यूज हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट कॉन्सेप्ट। हालांकि इस पूरे वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में कवर करूंगा एवरेज टॉपिक के अंदर। अभी बस हमें थोड़ा सा उसका एक एप्लीकेशन आया था जिसके लिए मैंने उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है। फिर से आएंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। सो हियर यू हैव दिस 10% व्हिच यू हैव गेन्ड बाय द 1/3 शेयर. This is 25% which profit you have made by the 2/3 share out of the total 3 shares, है ना। तो finally 10 plus 50 is how much? 60. 60 divided by 3. 60 divided by 3 is clearly nothing but how much? 20%. अगेन आप में से काफी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि सर एक काम करते हैं, एक स्टॉक से उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, दूसरे स्टॉक से उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो ओवरऑल ऐसा कर देते हैं कि 10% और 25% को ऐड कर देते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे 10% का वेट अलग है, 25% का वेट अलग है और ओवरऑल ट्रेड भी अलग है।
That's why this method fails here. And that's why I have introduced this question, ताकि आपको याद रहे कि हर प्रॉफिट के साथ उसका वेट, उसका इन्वॉल्वमेंट भी इन्वॉल्व होता है कि वो किस क्वांटिटी में यूज हुआ है। 25% का प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हुआ है, 10% का प्रॉफिट मुझे कम हुआ है, ये किसी कम क्वांटिटी पे हुआ है, ये किसी ज़्यादा क्वांटिटी पे हुआ है, इसीलिए इस 25% का वेट ज़्यादा होगा इस ओवरऑल क्यूमुलेटिव प्रॉफिट में, और इस 10% का वेट कम होगा इस ओवरऑल प्रॉफिट में। That's why we have used this method instead of this method. And to understand this entire application, I have taught you this as well, which we'll learn in detail under the concept averages. कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स को, या रादर अक्सर हमें प्रॉब्लम्स को पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि वो प्रॉब्लम शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से पूछी जा रही है या कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें वो कहता है दैट which of the following two schemes should an oil manufacturer prefer over the other? और दो schemes मुझे mention की गई है। Scheme A offer to give 25% more quantity on the same price. Second, a discount of 25% on the price, same price. A discount of 25% on the price, है ना, मतलब उस माल का, उस आर्टिकल का, उस गुड का कोई ना कोई मैंने प्राइस सेट किया है। अब पहला स्कीम कहता है कि चलो हम प्राइस सेम रखते हैं जितने में बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 25% क्वांटिटी ज़्यादा दे दूंगा। स्कीम बी में वो कहता है कि ठीक है, हम क्वांटिटी सेम रखते हैं और मैं आपको रेट में 25% का डिस्काउंट दूंगा। अब ओवरऑल वो ये पूछ रहा है कि कौन सी वाली स्कीम एज एन ऑयल मैन्युफैक्चरर, मतलब एज ए सेलर, मेरे लिए बेहतर है, यानी किस स्कीम में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट या कम लॉस होगा। क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके और फाइनली कंपेयर करेंगे। स्कीम 1 मुझे कहती है दैट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग हिम 25% मोर क्वांटिटी, है ना, एट द सेम प्राइस। मतलब जो भी मेरा मार्क प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस पिक्चर में नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो समय मैंने खरीदा, फाइनली मैंने उस पर कोई मार्क प्राइस लगा दिया, कुछ लेबलिंग कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि आपको इतने में बेच रहा हूँ। सो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस फिलहाल सेम है ना। सो 3 चीज़ है, क्वांटिटी कितना दे रहा हूँ इनटू रेट, किस रेट पे वो सेल हो रहा है, फाइनली क्वांटिटी और रेट का प्रोडक्ट विल बी द वैल्यू व्हिच आई एम गोइंग टू गेट, है ना। सो दिस रेट इज गोइंग टू सेम हियर, कि मैं जितने में आपको ये लिखा हुआ है, इस पे जो टैग लगा हुआ है, जो लेबल लगा हुआ है, मैं उतने में ही बेचूंगा, लेकिन मैं आपको 25% ज़्यादा माल दे दूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 25% 1/4 यानी 4 पे 1 ज़्यादा, यानी आपको अगर मैं 4 यूनिट्स दे रहा था या 4 क्वांटिटी दे रहा था, तो अब मैं आपको 4 पे 1 ज़्यादा यानी 5 यूनिट्स दे दूंगा। अच्छा, फ्रॉम द सेलर्स परस्पेक्टिव ये मेरी वैल्यू पे कैसे कॉस्ट करेगा, ध्यान से समझेगा। मेरे लिए जो वैल्यू थी 4 × 1 4, अब जो वैल्यू हो गई 5 × 1 5। इन शॉर्ट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए की चीज़ें, कितने रुपए में, बस 4 रुपए में। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसी को अब स्कीम बी के थ्रू समझते हैं। स्कीम बी में वो क्या करता है, सेम 3 चीज़ें पिक्चर में आएंगी, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, बट स्कीम बी में क्या हो रहा है, अगेन 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पे ध्यान से समझना, वो कहता है कि मैं आपको 25% डिस्काउंट दे दूंगा रेट पे, लेकिन क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी। मतलब क्वांटिटी फिलहाल सेम है, जितना मैं पहले दे रहा था अभी भी उतनी दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया। 25% का डिस्काउंट 1/4 यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट। मतलब अगर वो चीज़ आपको 4 रुपए की पड़ती तो मैंने वो आपके लिए 3 रुपए में कर दिया। मतलब समथिंग विच वॉज कॉस्टिंग मी 4 रुपीज, नाउ आई एम सेलिंग दैट एट 3 रुपीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग विच वॉज कॉस्टिंग मी 5 रुपीज, आई एम सेलिंग दैट एट 4 रुपीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, चीज़ें थोड़ी सी अलग है ना। मुझे क्या मिल रहा है और मेरा कितना लग रहा है वो समझना ज़रूरी है। अगर मार्क प्राइस को थोड़ा सा हटाऊं और अभी बस मैं देखूं कि मुझे कितना लग रहा है, मेरा कितना पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, और कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। मैं 2 नई टर्म्स पिक्चर में ला रहा हूँ, एक है मेरा इन्वेस्टमेंट और एक है रिटर्न, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है 5, क्योंकि मैं 5 जितनी वैल्यू दे रहा हूँ किसी को, तो ऑब्वियसली मेरा इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा होगा। रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, मुझे रिटर्न मिल रहा है 4। यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ 3 रुपए का, तो ये 4 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है और ये 3 मेरा क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, अभी इन तीनों वैल्यूज को, इस वाले केस के इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को, और इस वाले इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंट के रेट को, है ना, डिस्काउंट यानी यहाँ पे क्या है, रिटर्न, इन तीनों वैल्यूज को सेम स्केल पे लाएंगे। पहली वाली स्कीम के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, पहली वाली स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट और रिटर्न किस रेशो में थे, 5:4। दूसरी वाली स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, ये रिटर्न है स्कीम ए के अकॉर्डिंग और दूसरा रिटर्न है स्कीम बी के अकॉर्डिंग, वो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न थे 4:3 के रेशो में। कॉमन स्केल पे लाएंगे ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 4। कॉमन स्केलिंग करने के लिए नीचे की सारी वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर की सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 4 20, 4 × 4
16, 5 into 3, 15। आप खुद समझ सकते हैं, अब शॉपकीपर सेलर के पर्सपेक्टिव से समझना कि अगर मैं कोई 20 रुपए की चीज़ 16 रुपए में बेचूं तो मुझे कम नुकसान है, या 15 रुपए में बेचूं तो कम नुकसान है। समझिएगा, अगर मैं उसको 15 में बेच देता हूं तो मुझे 5 रुपए का नुकसान है, और अगर उसको 16 में बेचता हूं तो 4 रुपए का नुकसान है। एंड एज अ सेलर, एज द ऑयल मैन्युफैक्चरर, आई विल ट्राई टू बेयर एज लेस harm, as less loss as possible. So finally मैं कोशिश करूंगा कि 20 रुपए की चीज 16 में बेचूं ताकि मुझे 1 रुपए कम का नुकसान हो 15 के बजाय, क्योंकि 15 में 5 रुपए का नुकसान है। 16 यानी कौन सा वाली स्कीम? स्कीम ए। सो इन शॉर्ट स्कीम ए इज बेटर देन स्कीम बी। प्रॉफिट एंड लॉस में एक और एस्पेक्ट आता है थोड़ा एरर को लेके, मतलब वेइंग स्केल या मीटर स्केल पे लोग एरर करते हैं और उसके थ्रू दे जनरेट और अर्न प्रॉफिट। वहां पे प्रॉफिट या लॉस कैसे मेजर किया जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट थ्रू दिस एग्जांपल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दैट द शॉपकीपर सेल्स राइस एट द सेम रेट एट विच ही परचेसेस। सो व्हाट ही सेज टू हिज कस्टमर्स कि साहब मैं आपको उतने ही पैसों में चावल बेच रहा हूँ जितने में मैंने खरीदा है। बट ऑब्वियसली ही बीइंग अ शॉपकीपर विल ट्राई टू मेक सम प्रॉफिट। नाउ हाउ डज ही मेक प्रॉफिट? ही मेक्स प्रॉफिट हाउ? दैट ही यूजेस अ बैलेंस which reads 1000 ग्राम फॉर 900 ग्राम। सो समथिंग, जो राइस, जो चावल 900 ग्राम एक्चुअली मेजर हो रहे हैं, वो कितना शो कर रहा है? 1000 ग्राम। सो बेनिफिट यहाँ से आ रहा है, ये जो 100 ग्राम का मार्जिन है इसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सो फाइनली पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अगर मैं इसी को हमारे QRV के स्ट्रक्चर पे चीजों को रखने की कोशिश करूँ तो कैसे हो रही होंगी, प्लीज ध्यान से सुनिए। हियर आई हैव 3 थिंग्स। पहला क्वांटिटी, दूसरा रेट, एंड फाइनली द वैल्यू which he is bearing। 2 सिनेरियोस अगेन, एक कॉस्ट प्राइस किसका? शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा सेलिंग प्राइस अगेन किसके पर्सपेक्टिव से? शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से। समझेंगे, शॉपकीपर कहता है कि मैं आपको उतने ही रुपए में बेचता हूं जितने में मैं खरीदता हूं, तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो सेम है, यानी 1:1। तो वो हेरफेर कहाँ करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए? विद द क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझना, शॉपकीपर, ध्यान से सुनना, 900 ग्राम चावल ही बेचता है लेकिन दिखाता कितना है? 1000 ग्राम। तो शॉपकीपर को कॉस्ट कितने चावल की पड़ रही है? शॉपकीपर को 1000 ग्राम के बराबर चावल की कॉस्ट नहीं पड़ रही है। शॉपकीपर एक्चुअली कॉस्ट कितनी बेयर कर रहा है? शॉपकीपर को कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 900 ग्राम चावल के इक्वल। मतलब ऐसे ही अगर तुम्हें समझाने के लिए मैं मान लूं कि 1 ग्राम चावल 1 रुपए का आता है, तो 900 ग्राम चावल 900 रुपए के आएंगे, बस समझाने भर के लिए। लेकिन वो अर्न कितना करता है? वो शॉपकीपर को तो 1000 ग्राम ही दिखता है। So basically through this balance he sells that 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट चावल, लेकिन वो बेच एक्चुअली कितना रहा है? 900 ग्राम। So उसे रिटर्न में तो 1000 ग्राम के इक्वल चावल का पैसा मिलेगा, which means अगर वो 900 रुपए लगा रहा है पर उसे रिटर्न कितना मिल रहा है? 1000 रुपए। अगर 1 ग्राम चावल 1 रुपए का है, बस समझाने भर के लिए मैं ऐसा फिगर ले रहा हूँ। So ultimately he is gaining 1000 ग्राम्स के इक्विवेलेंट पैसा, और समझने के लिए 1000 रुपए। In short, 900 into 1 is how much? 900. That was his cost. His selling price is how much? 1000 into 1, that is 1000. So in short, he invested 900 rupees. He got the return as 1000 rupees. How much did he get additionally? The profit which he has made, 1000 minus 900, 100. Although एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि 100 रुपए का मुनाफा। ये बस एग्जाम्पल था, एक स्केलिंग थी समझाने के लिए। हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज ही निकाल पाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ रेशियोज दिए गए थे, है ना। तो 100 का मुनाफा ऑन व्हाट बेस? 900, क्योंकि 900 वाज हिज कॉस्ट प्राइस, सो दिस विल बी 900। इन शॉर्ट 1/9, एंड 1/9 इज 11.11%। सो बैलेंस में जो उसने एररिंग की है, जो उसने हेराफेरी की है, उसके थ्रू ही इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 11.11%। प्रॉफिट एंड लॉस में जहां एररिंग की जा रही थी वेइंग स्केल, मेजरिंग स्केल या मीटर स्केल के थ्रू, अब इसी में एडल्ट्रेशन भी हो रहा है। एडल्ट्रेशन का मतलब है आप कुछ अशुद्धि अपने प्रोडक्ट में मिलाते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा पाएं और उस प्रोडक्ट पे और मुनाफा कमा पाएं। सेम इसी सिनेरियो को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या दे रहा है? पहले एग्जाम्पल समझेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू रिजॉल्व और हाउ टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया जाता है दैट देयर इज अ मिल्क वेंडर एंड दिस मिल्क वेंडर मिक्सेस वाटर equal to 16.67% of the milk that he has। इसको हम फिगर आउट करेंगे नंबर क्या है। Then what he additionally he further he sells at a markup of 20%, मतलब उसको फिर वो 20% से मार्कअप करता है और उस प्राइस पे सेल करता है। सो फाइनली उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? क्वेश्चन समझते हैं। पहले तो मिल्क वेंडर क्या करता है? ही मिक्सेस वाटर equal to 16.67% of the milk he has।
पहले 16.67 को क्रैक कर लेते हैं। 16.67% मुझे पता है 1/6, यानी वो ये कह रहा है कि अगर उसके पास 6 लीटर मिल्क है तो उसमें वो 1 लीटर पानी मिलाता है। मतलब जितना भी मिल्क उसके पास है उसका 16.67% वाटर वो उसमें मिला देता है। मतलब अगर रेशियो स्केल पे समझूं, सो इफ ही हैज 6 यूनिट्स ऑफ मिल्क ही एड्स 1 लीटर ऑफ वाटर टू इट, है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली आप 3 सिनेरियोस को समझेंगे। पहला सिनेरियो कॉस्ट प्राइस। अच्छा, वो मिल्क खरीद के लाया, मिल्क खरीदा तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी। मैं मान लेता हूँ उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 रुपए, अभी समझने भर के लिए। हालांकि जब उसने मिल्क खरीदा तो उसने तो 6 लीटर मिल्क खरीदा था। अगेन यहाँ पे 3 चीजें हैं, क्वांटिटी, उसका रेट और उसकी फाइनली उसने जो वैल्यू पे की होगी क्योंकि खरीद रहा था। तो वो 6 लीटर मिल्क कहीं से खरीद के लाया क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस है, और वो मान लेते 1 रुपए प्रति लीटर में खरीदा क्योंकि सब रेशियो स्केल पे, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। तो अभी उसके लिए वैल्यू कितनी थी? 6। हालांकि उसने मुनाफा कमाने के लिए क्या किया? उसने मुनाफा कमाने के लिए 2 चीजें की। अब दोनों चीजें ध्यान से समझना। एक तो उसने क्वांटिटी बढ़ाई। क्वांटिटी कैसे बढ़ाई? इस 6 का 7 किया। 6 का 7 कैसे किया? उसने मिल्क में 16.67% वाटर ऐड किया। मतलब अगर मिल्क 6 था तो उसमें 1 यूनिट ऑफ वाटर ऐड किया। तो उसने पहले तो क्वांटिटी बढ़ा दी। अब उसके पास क्वांटिटी में, ये पहला सिनेरियो, अभी और ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। पहले सिनेरियो क्या? उसने क्वांटिटी बढ़ा दी 7। 6 में 1 एडल्टर्ड वाटर यानी अशुद्धि बढ़ाई, पानी मिलाया, है ना। तो अब उसका मिल्क सिर्फ 6 लीटर नहीं रहा, उसका मिल्क कितना हो गया? 7, क्योंकि इसमें इस मिक्सचर में 1 लीटर पानी है और 6 लीटर प्योर वाटर है। तो अभी भी उसको मान लेते हैं वो 1 रुपए में बेच रहा है। अब कहानी क्या हो रही है वो समझेंगे। अभी फिलहाल अगर वो यहाँ बेच देता तो उसे 7 रुपए में बेच देता, अभी उसको 1 रुपए का मुनाफा हो जाता, और 1/6 यानी 1 रुपए का मुनाफा ऑन व्हाट कॉस्ट प्राइस 6, 16.67% का मुनाफा वो ऑलरेडी कमा रहा था थ्रू दिस एडल्ट्रेशन ओनली। बट वो क्या करता है? वो एक और हेरफेर करता है। वो एक और हेरफेर क्या करता है? वो इस कॉस्ट प्राइस को, जितने में भी वो मिल्क खरीद के लाता है, मान लीजिए वो 40 रुपए में लाया, तो उसको भी वो 20% से बढ़ाता है। 40 रुपए बस एग्जाम्पल था। 20%, डू वी नो 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। यानी अगर उसको मिल्क 5 रुपए का पड़ रहा था तो 5 रुपए 1 रुपया बढ़ा के बेचता है, मतलब 5 का 6 कर देता है। 20% वी नो इज 1/5। 1/5 यानी 5 रुपए की चीज 1 रुपए ज्यादा में, यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए में। मतलब अगर उसके लिए कॉस्ट प्राइस 5 था, जो मैंने यहाँ लिखा है 1, लेट्स कंसीडर इट एज 5 नाउ। तो ये 5 रुपए का जो कॉस्ट प्राइस उसको खरीदते वक्त पड़ रहा था, उसको उसने 20% मार्क अप किया, मतलब इसको और बढ़ा दिया है। कितने से? 20% से, यानी 5 रुपए कितने हो गए होंगे? 6 रुपए में। यानी जो पहले उसके लिए कॉस्ट प्राइस थी 5 × 6 कितना था? 30 का, अगर उसको मिल्क पड़ रहा था रेशियो स्केल पे, तो अब उसको कितने का पड़ रहा है? 6 × 7 42। अच्छा, ये 30/42 को और सिंप्लीफाई कर सकते थे, ध्यान से समझिए। यहाँ से 6, यहाँ से 6 से कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट, जो चीज उसे 5 रुपए की पड़ रही है वो कितने में बेच रहा है? 7 रुपए में। सो ये रेशियो 5:7 भी लिखा जा सकता था। वही यहाँ पे भी है, देखिए ध्यान से। ये हुआ 6 का 5 टाइम्स, ये हुआ 6 का 7 टाइम्स। वो वही बात है, 6 यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो 5:7 बन गया। इन शॉर्ट, सारी कहानी का क्रक्स ये है कि अल्टीमेटली जो मिल्क मैन को 5 रुपए की चीज पड़ रही थी, जो कॉस्ट प्राइस उसके लिए 5 रुपए की थी, वही मिल्क अब वो 7 रुपए में बेच रहा है। सो इन शॉर्ट, ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 rupees, हाउएवर ऑन रेशियो स्केल, and we know that base is always the cost price, which means what? 5. We already know that 1/5 is how much? 20%. So 2/5 will be what? 40%. So in this entire transaction, जब उसने मिल्क का एडल्ट्रेशन किया, 16.67% पानी मिलाया मिल्क का, and then 20% से उसके कॉस्ट प्राइस को मार्कअप किया, तो ओवरऑल he got a profit of 40%, ना कि 20 + 16 36%। ऐसा नहीं होता है। आई होप अब ये समझ आने लगा है कि परसेंटेजेस को आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा उसको चीज़ों को ठीक से विजुलाइज करना होगा। एंड आई होप यू आर गेटिंग अकस्टम्ड विद दिस मेथड एज वेल। विद दैट, I am culminating this topic here. This is what I will say that I have taken you from the basics to intermediate. Again, if you really want to master or get expertise in this topic, I request you to log on to our website or sign up for the course given on the application. And there, from the intermediate level, you will achieve the expert level. Thank you so much, everyone.